वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। कथक रक्स मुसलमान बादशाहों ने औरंगजेब के जमाने में इजाद किया था और इसी रक्स ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत को डुबो दिया था। मैंने रक्स करती लड़कियों को बड़े गौर से देखा। उनमें अहमदाबाद में रॉ के चीफ मिस्टर पांडे की बेटी मीनाक्षी नहीं थी। मीनाक्षी का चेहरा मुझे अच्छी तरह याद था। करीम भाई ने मुझे उसकी फोटो दिखाई थी। चंद्रिका ने कहा था कि वो जरूर आएगी। मुझे वहाँ रुककर मीनाक्षी का इंतजार करना था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक दराज कद की खूबसूरत शक्ल सूरत वाली गंदुमी रंग की लड़की बड़ी खूबसूरत रेशमी साड़ी पहने हॉल में दाखिल हुई। उसने सबसे पहले हारमोनियम पर बैठे हुए बूढ़े को नमस्कार कहकर उसके घुटनों और पांव को छुआ। फिर हमारे करीब आई और रेना लेनी देवी को नमस्कार कहकर उसके घुटनों को हाथ लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, मैडम सॉरी, मुझे आज देर हो गई। असल में मेरी अपनी गाड़ी की चाबी गुम गई थी। मैं डैडी की गाड़ी में आई हूँ। ये मीनाक्षी थी। मैंने उसे पहचान लिया था। मैं मीनाक्षी की तरफ देख रहा था और दिल में कह रहा था, मीनाक्षी देवी, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि तुम मेरे घुटनों को भी हाथ लगाया करोगी। मीनाक्षी ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। वो रेना लेनी से बातें कर रही थी। सोफे पर उसके पास बैठी थी और अपने बालों को सर के पीछे बांध रही थी, जैसे रक्स करने की तैयारी कर रही हो। अचानक मुझे लोबान की तेज खुशबू आई। ये खुशबू हवाई मखलूक और मेरी फर्जी पत्नी चंद्रिका के लिबास से आया करती थी। मैंने यूं ही दाएं तरफ देखा तो चौंक कर रह गया। चंद्रिका मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसने मुझे हाथ बांधकर खामोशी से नमस्कार किया और फिर अपनी बंद मुट्ठी मेरी वास्कट की जेब में डाल दी। मीनाक्षी बदस्तूर रेना लेनी देवी से बातें कर रही थी। लड़कियां रक्स में मसरूफ थीं। किसी ने चंद्रिका को नहीं देखा था। मालूम हुआ कि सिवाय मेरे उसे दूसरा कोई नहीं देख सकता। चंद्रिका कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मीनाक्षी आज रात जरूर आएगी। देख लो, वो आ गई है। इसके बारे में मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं, इन्हें याद रखना। मेरी किसी बात का आगे से जवाब न देना, क्योंकि यहाँ सिवाय तुम्हारे न कोई और मुझे देख रहा है और न मेरी आवाज सुन रहा है। मीनाक्षी की गाड़ी की चाबी मैंने गुम की थी। वो मैंने तुम्हारी सदरी की जेब में डाल दी है। तुम मीनाक्षी को ये चाबी देकर उस पर इतना असर डाल सकते हो कि उसके बाद वो तुम्हारी हर बात को गौर से सुने। मैं चंद्रिका की किसी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अगर मैं बोलता तो वो सब हैरान होकर मुझे दीवाना समझते। चंद्रिका कहने लगी, अब मैं तुम्हारी नजरों से भी गायब हो जाती हूँ ताकि तुम पूरी तवज्जो से अपने मंसूबे पर अमल कर सको, मगर मैं यहाँ मौजूद होंगी। फिर उसने गहरा सांस भरा, मेरी तरफ झुकी। लुबान की खुशबू तेज हो गई और चंद्रिका ने अपना रुखसार मेरे गाल के साथ लगाकर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, मेरे स्वामी, बहुत जल्द हमारे जिस्मों का भी मिलाप होने वाला है। वो मेरी नजरों से गायब हो गई। मैंने वॉस्कट की जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियां 2-3 चाबियों से टकराईं जो एक छल्ले में पिरोई हुई थी। ये मीनाक्षी की गाड़ी की चाबियां ही हो सकती थी। चंद्रिका ने बड़ा अच्छा तुरुप का पत्ता मुझे दे दिया था। रेना लेनी देवी मीनाक्षी से बातें कर रही थी। फिर उसने मीनाक्षी से मेरे बड़े अच्छे अल्फाज में तारुफ करवाया। मीनाक्षी ने रस्मी अंदाज में मेरी तरफ देखकर नमस्कार किया। उस पर मेरी शख्सियत का कोई असर नहीं पड़ा था। इंडिया में इल्म मौसीकी और रक्स और हिंदू देवी देवताओं और 4 वेदों के इल्म जानने वालों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद मीनाक्षी भी रक्स करती लड़कियों में शामिल हो गई। अब लड़कियों ने कथक रक्स की बजाय भरतनाट्यम रक्स के तोड़े नाचने शुरू कर दिए। रेना लेनी देवी मेरे पास बैठी उस रक्स की और रक्स सिखाने वाले महाराज की तारीफ करती जा रही थी। मैं मामूली दिलचस्पी के साथ लड़कियों को रक्स करते देख रहा था। मैं उसी वक्त के इंतजार में था कि कब रक्स की तालीम खत्म हो और मीनाक्षी से मुझे बात करने का मौका मिले। 15-20 मिनट के बाद ब्रेक हो गई। लड़कियां कमर के गिर्द बंधे हुए साड़ी के पल्लू खोलती, बालों को चेहरों पर से हटाती एक तरफ जाकर बैठ गईं। मीनाक्षी रेना लेनी के पास आकर बैठ गई। अगरचे हॉल कमरे में हल्का एयर कंडीशनर लगा हुआ था, मगर फिर भी मीनाक्षी के चेहरे पर रक्स करने की वर्जिश से पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। अपने पर्स में से टिश्यू पेपर निकाल कर चेहरे के पसीने को उनमें जज्ब करने लगी। साथ साथ वो रेना लेनी से बातें करती जा रही थी। इतने में नौकरानी लड़की कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई। मैंने भी एक गिलास ले लिया। मीनाक्षी सोफे से टेक लगाकर बैठ गई और बड़े सुकून से कोल्ड ड्रिंक्स घूंट घूंट करके पीने लगी। रेना लेनी उठकर दूसरी लड़कियों के पास चली गई और उन्हें हाथों से भरतनाट्यम रक्स के बारे में जरूरी बातें बताने लगी। मुझे मीनाक्षी से बातें करने का मौका मिल गया। मैं इसी मौके के इंतजार में था। मीनाक्षी मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जे नहीं थी। मैं उसके लिए गैर दिलचस्प किस्म का एक अजनबी आदमी था। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए रेना लेनी की तरफ देख रही थी। मैंने अंग्रेजी में मीनाक्षी से बात शुरू करते हुए कहा, तुम बहुत जल्द डांस में नाम पैदा कर लोगी। मीनाक्षी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और थैंक यू कहकर दोबारा दूसरी लड़कियों की तरफ देखने लगी। वो यही समझी थी कि मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह उसकी खुशामद कर रहा हूँ। मैंने सोफे पर जरा सा उसकी तरफ झुकते हुए राजदारी के अंदाज में कहा, मैडम शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने अपनी गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी थी। मीनाक्षी ने ताज्जुब के अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि तुम्हें गाड़ी की चाबियों से क्या दिलचस्पी हो सकती है। उसने रस्मी तौर पर कहा, नहीं, कहीं रख दी होंगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हिंदू देवताओं के अंदाज में आहिस्ता से अंग्रेजी में कहा, मगर
मगर मुझे मालूम है कि तुमने गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी थी और मैं वहां से तुम्हारी चाबियां उठा कर ले आया हूँ। मीनाक्षी खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो उसके लिए एक अजनबी आदमी हूँ, उसकी गाड़ी की चाबियों का बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूँ। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ अपनी वॉस्किट की जेब में डाला और चाबियां निकाल कर उसके पास सोफे पर रख दी और कहा, यही तुम्हारी गाड़ी की चाबियां है ना। मीनाक्षी ने चाबियों के गुच्छे को देखा और थोड़ा सा चौंक कर पीछे हट गई। फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए हैरत और एहतराम और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। मैंने कोने में बैठी हुई स्टूडेंट लड़कियों की तरफ देखते हुए बेनियाजी मगर बड़े बावकार अंदाज में मीनाक्षी से अंग्रेजी में कहा, ये करिश्मा मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया है कि मैं देवताओं का इशारा पाकर यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम पर ये बात साबित करने के लिए मुझे देवताओं ने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पास भेजा है। ये करिश्मा दिखाना बड़ा जरूरी था। मेरे पास और भी कुछ ताकतें हैं मगर उन्हें वक्त आने पर जाहिर करूंगा। देवताओं ने मुझे बता दिया है कि तुम एक रोज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डांसर बनोगी। सारे प्रांतों में तुम्हारी शोहरत होगी, तुम्हारे चर्चे होंगे। मीनाक्षी पर मेरे करिश्मे या शोभताबाजी का असर जरूर हुआ था मगर इतना असर नहीं हुआ था। शायद वो भी मुझे हिंदुस्तान के उन साधुओं की तरह समझ रही थी जो अपनी छोटी मोटी रूहानी ताकत का इजहार गुमशुदा चीजों को सामने लाकर करते हैं। वाकई इस किस्म की बाजीगरी और शोभताबाजी इंडिया के साधुओं के एक तबके में आम पाई जाती थी मगर मेरे पास अभी तुरुप के कुछ और पत्ते भी थे। मैंने मीनाक्षी की तरफ मुतवज्जे होकर धीमी आवाज में कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आया। शायद तुम भी मुझे भारतवर्ष के आम जोगी साधुओं की तरह समझती हो। ऐसी बात नहीं है। मैंने जंगलों में शिव देवता की बड़ी तपस्या की है। ये उसी तपस्या का नतीजा है कि मैंने शिव देवता का कुर्ब और आशीर्वाद हासिल कर लिया है। मुझे चूंकि संसार का कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, इसलिए शिव देवता ने मुझे अपना दोस्त बना लिया और मुझे ये खुशखबरी देकर तुम्हारे पास भेजा जो मैंने तुम्हें सुना दी है। मीनाक्षी ने अंग्रेजी में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, देवता शिव जी ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया? उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो मुझे ऐसा नौजवान समझ रही थी जो उसका कुर्ब हासिल करने के लिए छोटी मोटी रूहानी ताकत हासिल करके उसके पास आ गया है और अब उस पर अपना असर डाल रहा है। मैंने अपने चेहरे पर जलाल के तासुरात पैदा कर लिए। मीनाक्षी की आंखों में आंखें डाल दी और बड़े ड्रामाई लहजे में मगर धीमी आवाज में कहा, अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि शिव देवता ने मुझे तुम्हारे बारे में और क्या कुछ बताया है तो सुनो। तुमने साड़ी के पेटीकोट के नीचे आज सुर्ख रंग का जांघिया पहना हुआ है। सुनो, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी नाफ के नीचे एक फोड़े का छोटा सा उभार बन रहा है जिसके मुतालिक तुमने अभी तक अपनी लेडी डॉक्टर से भी बात नहीं की। मीनाक्षी का रंग उड़ गया। उसने मेरे घुटनों पर हाथ रख दिया और इधर उधर देखकर सहमी हुई आवाज में बोली, प्लीज यहाँ ये बातें ना करें, प्लीज दूसरे कमरे में आ जाएं। वो मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। ये एक मुख्तसर सा मगर खूबसूरत सा सजा कमरा था। दरमियान में गोल मेज के गिर्द कुर्सियां लगी थीं। उसने दरवाजा बंद किया और मेरे आगे हाथ बांध कर खड़ी हो गई। प्लीज बैठ जाएं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। एक बात आपको भी बता दूं कि हिंदू औरत खा कितनी पढ़ लिख जाए, खा वो PhD की डिग्री हासिल कर ले, मगर वो अंदर से बेहद तवहम परस्त और जादू टोने, ज्योतिष और इसी किस्म की दूसरी ज़ईफुल एतकादी की परिस्तार औरत होगी। ये तवहम परस्ती हिंदू औरत के खून के साथ मिली होती है। मैंने अहमदाबाद के 5 स्टार होटलों, क्लबों और गली कूचों में बड़ी बड़ी प्रोफेसर टाइप की हिंदू जैनी औरतों को जैन मत के अल्फ नंगे जोगियों के सामने बैठकर उनके मुंह में लड्डू और दही डालते अपनी आंखों से देखा। मैंने तो मीनाक्षी को ऐसा शोभदा दिखाया था कि शायद कोई दूसरा जोगी या साधु ऐसा शोभदा न दिखा सकता। वो मेरी तरफ अकीदत भरी नजरों से देख रही थी। कहने लगी, गुरुजी, आपने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। मैंने आज लाल रंग का अंडरवेयर पहना है और मेरी नाफ के नीचे 2-3 हफ्तों से एक फोड़े का उभार सा निकल आया है। मैं शर्म के मारे किसी को नहीं बताती। आप वाकई देवता शिव जी के भगत हैं। प्लीज मुझे कुछ और भी बताइए। मेरी नाफ के नीचे जो फोड़ा बन रहा है उसका देवता शिव जी से पूछकर कोई इलाज बताइए। अब तो डांस करते हुए मुझे जहाँ दर्द भी होने लगा है, आप जरा देखें। मीनाक्षी ने किसी किस्म की शर्म हया महसूस किए बगैर साड़ी का पल्लू परे हटाया और पेट पर साड़ी को नाफ से भी नीचे तक ले गई। मैंने देखा कि उसकी नाफ से काफी नीचे बाएं जानिब एक सुर्खी माइल उभार सा बना हुआ था। उस वक्त मैं हवाई मखलूक चंद्रिका की हवाई ताकत का मजीद कायल हो गया। मैंने उंगली से सुर्ख उभार को छुआ तो मीनाक्षी के मुंह से हल्की सी आवाज निकली जैसे उसे दर्द महसूस हुआ हो। मैंने कहा, साड़ी ऊपर कर लो। उसने जल्दी से साड़ी ऊपर कर ली और आजिजाना अंदाज में कहने लगी, प्लीज इसका कोई इलाज कर दें। ये फोड़ा बन गया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो शर्म के मारे जीते जी मर जाऊंगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं शिव जी से बात करूंगा,
वो जरूर तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज बता देंगे। मीनाक्षी की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। वो साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए बोली, अगर मैं बीमार हो गई तो मैं भारत की मशहूर डांसर कैसे बन सकूंगी। शिवजी महाराज को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर कहना कि वो मुझ पर कृपा कर दें और मुझे ठीक कर दें। मैंने मीनाक्षी को तसल्ली देते हुए कहा, देवता शिवजी महाराज को मैं तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा और उनसे तुम्हारी बीमारी का कोई उपाय भी जरूर पूछूंगा। तुम बेफिक्र रहो। अभी तक मैंने उसे अपने साथ लगा रखा था। मैंने उसे अलग करना चाहा तो वो खुद मुझसे लिपट गई और मेरे सीने पर सर रख कर बोली, मेरे गुरुदेव, मुझे अपने से अलग न करना। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैंने फौरन अपने आप को संभाला, उसे अपने आप से अलग किया और कहा, मीनाक्षी, तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवजी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब वो और मैं दोनों हिंदी में बोलने लगे थे। मुझे अचानक याद आ गया कि चंद्रिका ने मीनाक्षी पर अपना असर कायम करने के लिए मुझे ये भी कहा था कि जिस रात तुम उसे मिलने जाओगे उससे पहली रात को मैं उसके ख्वाब में आऊंगी और ये बात कहूंगी। मुझे चंद्रिका की वो बात भी याद आ गई। दूसरे रोज इस बात को जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने मीनाक्षी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, और हाँ, मैं एक बात तुम्हें कहनी भूल गया था। ये बताओ कि कल रात तुम्हारे ख्वाब में दुर्गा माता आई थी। मीनाक्षी के हल्क से मारे हैरत की हल्की सी चीख निकली। वो बेख्तियार होकर बोली, मेरे गुरुदेव, तुम तो अंतर्यामी हो। तुमको तो मेरे अंदर बाहर का, मेरे सोते जागते का सारा हाल मालूम है। फिर उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और परेशान होकर कहने लगी, हाँ, दुर्गा मैया रात मेरे ख्वाब में आई थी। उसने एक ऐसी बात मुझे कह दी है कि जिससे मैं सारी रात परेशान रही हूँ और इस परेशानी में सारा दिन घर में बैठी रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुर्गा माता ने यही कहा था ना कि मीनाक्षी, तुम्हारा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में होगा। फर्ते अकीदत से मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठ कपकपाने लगे थे। बोली, हाँ, दुर्गा मैया ने यही कहा। ये माता ने क्यों कहा? गुरुजी, भगवान के वास्ते शिव जी से कहिए कि मेरा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में ना हो। मैं सारी उम्र आपकी उभागी रहूंगी। मेरा ये तीर भी ठीक निशाने पर बैठा था। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, शांत रहो मीनाक्षी, तुम्हारा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में नहीं होगा। मैं शिवजी महाराज से कहकर तुम्हारे सारे पाप धुलवा दूंगा। मीनाक्षी कुर्सी से नीचे उतरकर मेरे पांव पर गिर पड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर उठाकर दूसरी कुर्सी पर बिठाया। वो मेरे हाथों को बार बार चूम कर अपनी आंखों से लगा रही थी। इस छोटे से कमरे में अब मेरी नजर सामने वाली दीवार की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहाँ दीवार में एक शेल्फ बना हुआ था जिसमें हर किस्म की शराब की बोतलें और शीशे के किस्म किस्म के ग्लास पड़े थे। आगे एक छोटा सा काउंटर भी बना हुआ था। साराबाई डांस सेंटर की रेना लेनी देवी ने ऊंचे तबके के अय्याश और मालदार बूढ़ों की अय्याशियों का सारा इंतजाम वहाँ कर रखा था। वैसे भारत में शराब आम थी और ऊंची सोसाइटी के तकरीबन हर घर में मौजूद रहती थी। इतने में दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। मीनाक्षी जल्दी से मुझसे अलग होकर अपनी साड़ी, ब्लाउज और बाल ठीक करने लगी। मैं पीछे हट गया। उसने अंग्रेजी में पूछा, कौन? दूसरी तरफ से रेना लेनी की आवाज आई, क्या स्वामी जी महाराज अंदर हैं? अभी रेना लेनी देवी ने मेरा कोई शोभा नहीं देखा था, लेकिन वो मेरी बातों से ही बेहद मुतासिर हो गई थी। मीनाक्षी ने कहा, आ जाएं अंदर मैडम, स्वामी महाराज अंदर ही हैं। उस वक्त मीनाक्षी ने मेरे आगे अपना हाथ खोल दिया था। रेना लेनी मुस्कुराती हुई हमारे करीब आ गई। मीनाक्षी ने कहा, मैं स्वामी जी को अपने हाथ की रेखाएं दिखा रही थी। रेना लेनी देवी भी कुर्सी खींचकर मेरे करीब आ गई और अपनी हथेली खोलकर मेरे आगे करती हुई बोली, प्लीज स्वामी महाराज मेरा हाथ भी देखें। मुझे खाक भी हाथ की रेखाएं देखनी नहीं आती थी। उस वक्त चंद्रिका भी मेरे पास नहीं थी क्योंकि मुझे उसके जिस्म और लिबास से उठने वाली लोबान की खुशबू नहीं आ रही थी। मैंने रेना लेनी को टालते हुए कहा, मैडम तुम्हारा हाथ फिर कभी देखेंगे। रेना लेनी ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। फिर हंस पड़ी। मीनाक्षी ने पूछा, वो चंद्रकांत? मैं चौकन्ना हो गया। ये वही चंद्रकांत था जिसके बारे में चंद्रिका ने मुझे बताया था कि मीनाक्षी उससे नफरत करती है, मगर यूं ही उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसके साथ प्यार का खेल खेल रही है। रेना लेनी देवी हंसती हुई बाहर चली गई। मीनाक्षी के चेहरे पर चंद्रकांत के नाम सुनकर नागवारी के जो तासुरात उभरे थे वो अभी तक बरकरार थे। मैंने उससे पूछा, मीनाक्षी अगर तुम चंद्रकांत से नफरत करती हो तो फिर उसके साथ झूठी मोहब्बत का इजहार क्यों करती हो? मीनाक्षी आखिर फैशनेबल मॉडर्न तबके की लड़की थी और उसमें ऊंची सोसाइटी की तकरीबन सभी खामियां मौजूद थी। मुझसे भी असल हकीकत छुपाने लगी। बोली, नहीं स्वामी जी, उससे नफरत नहीं करती, बस वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने उसका एक और राज तश्तसबाम करते हुए कहा, अगर तुम उससे नफरत नहीं करती हो तो फिर तुमने अपनी जो एक खुफिया डायरी बना रखी है उसमें ये क्यों लिखा था कि मैं चंद्रकांत से नफरत करती हूँ और उसके साथ प्रेम का ड्रामा कर रही हूँ? मीनाक्षी पर हैरत का एक और हमला हुआ। वो आंखें खोले मेरा मुंह तकती रही। मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुमने अपनी खुफिया डायरी का नाम प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जिस इंसान के इतने खुफिया राज मैं खोल कर उसके सामने बयान कर दूंगा तो क्या वो मेरा मुती और मेरा मुरीद नहीं होगा? मीनाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक बार फिर मेरे कदमों पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाने लगा तो वो मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग किया और कहा, चलो दूसरे कमरे में चलें, लोग क्या कहेंगे?
मीनाक्षी ने अंग्रेजी में कहा, मैं लोगों की क्या परवाह करती हूँ, मेरे स्वामी जी मेरे गुरुदेव मेरे साथ बैठे हैं, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी। मगर मैं उसे अपने साथ दूसरे कमरे यानी हॉल में ले आया। वहाँ लड़कियां रक्स के तोड़ों पर पांव थिरका रही थीं। सोफे पर रेना लेनी के साथ एक मोटी तोंद वाला नौजवान बैठा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी मगर पेट ज्यादा उम्र के आदमियों की तरह बाहर निकला हुआ था। मीनाक्षी ने आहिस्ता से कहा, यही कमबख्त चंद्रकांत है। मैं रेना लेनी के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने चंद्रकांत के साथ मेरा बड़े जबरदस्त अल्फाज में तारुफ कराया और उसे बताया कि मैं जैन मत का बहुत बड़ा वरदान हूँ और स्वामी महावीर वर्धना का भक्त हूँ और अमेरिका में फिर 7 साल पढ़ता रहा हूँ। मेरे अमेरिका में 6-7 बरस तक पढ़ने वाली बात ने चंद्रकांत को ज्यादा मुतासिर किया। वो मुझसे अमेरिका के बारे में बातें पूछने लगा। मालूम होता था पहली फ्लाइट में अमेरिका जाकर किसी कॉलेज में दाखिल होना चाहता है मगर उसे वीजा नहीं मिल रहा था। फिर उसने मीनाक्षी की तरफ देखा और कहा, मीना जी मैं तो आधे घंटे से तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा हूँ, तुम स्वामी जी को अंदर हाथ दिखा रही थी। मीनाक्षी ने तुनक कर कहा, तो मैं क्या करूँ, तुम मुझे बता कर आए थे। चंद्रकांत खामोश हो गया। लगता था उसे उस बात का ताज्जुब हो रहा है कि आज अचानक मीनाक्षी इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है। कुछ देर देवी रेना लेनी के पास बैठे रहने के बाद मैं जाने लगा तो मीनाक्षी भी जल्दी से उठ खड़ी हुई। कहने लगी, स्वामी जी मैं आपको आपके होटल ड्रॉप कर दूंगी। मैं उसके साथ साराबाई डांस सेंटर से बाहर आ गया। बाहर उसकी कीमती गाड़ी एक तरफ खड़ी थी। ये गाड़ी उसके बाप और रॉ के चीफ और मेरे टारगेट जीडी पांडे की थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि मीनाक्षी मुझे छोड़ने मेरे होटल तक आए, क्योंकि मैंने अपने कमांडो स्पाइंग मिशन का पहला मरहला पूरा कर लिया था और अब मुझे अपने असल टारगेट यानी मीनाक्षी के बाप तक रसाई हासिल करनी थी। इसका भरपूर एतमाद हासिल करना था और इसके लिए मीनाक्षी से बात करनी और उसे इस्तेमाल में लाना बहुत जरूरी था। मीनाक्षी मेरी जबरदस्त मुती हो चुकी थी। अब मैं चाहता था कि इताअत गुजारी और अकीदत का यही जज्बा उसके बाप जीडी पांडे के अंदर भी पैदा करूं और उसके बाद रॉ के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस की सीक्रेट मिलिट्री सर्विस की फाइलों के खुफिया राज अपने कब्जे में करना शुरू करूं। यही मेरा असल मिशन था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।